Welcome everybody. This is our first class in NEET previous year question series for chapter Thermal Properties of Matter. Before this chapter, we have made similar videos related to other chapters for NEET PYQs, and all of those videos can be found on our channel. Name of channel is again Point Basics, and there is a dedicated video playlist for this type of video. So if you want to watch those videos, you can go to our channel, and in playlist section you can find NEET previous year videos. So hopefully, and if you like this video, then do like, share and subscribe our channel. It helps a lot. We have started similar series for JEE mains previous question also, and that playlist is also available on our YouTube channel's playlist section. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate whatever amount you want. With this amount in future, we will be able to bring you better quality content. So with this, let's start today's video, and I hopefully this is going to be only one chapter video. So first of all, मर्करी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अप टू। तो ये बताना है कि जो मर्करी थर्मोमीटर है वो कितने टेम्परेचर तक मेजर कर सकता है। सो जो मर्करी थर्मोमीटर है, जो मर्करी यूज किया जाता है थर्मोमीटर के अंदर, उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है अराउंड 370 डिग्री सेल्सियस होता है, 367 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इससे कम टेम्परेचर पे आप उसको यूज कर सकते हो। तो इससे कम जो बेस्ट हमारा ऑप्शन है दैट इज 360 डिग्री। सो इसको आप 360 डिग्री तक यूज कर सकते हो बॉइलिंग के मेजरमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। ए सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट थर्मोमीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर। द वाटर टेम्परेचर इज लोवर्ड अंटिल फारेनहाइट थर्मोमीटर registers 140 degree. What is the fall in the temperature as registered by the centigrade temperature? तो यहाँ पे अगर आप देखो, थर्मोमीटर को किस में डिप किया गया है? बॉइलिंग वाटर में डिप किया गया है। तो जब वाटर बॉयल हो रहा हो, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर बॉइलिंग पॉइंट, इसको थोड़ा हम थिन बना लेते हैं। वाटर बॉइलिंग पॉइंट इज 180 डिग्री, ओ सॉरी 212 डिग्री फारेनहाइट, नॉट 180 डिग्री, इज 212 डिग्री फारेनहाइट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। और अब उसको टेम्परेचर को लोअर कर दिया गया। कहाँ तक कर दिया गया? 140 डिग्री फारेनहाइट तक टेम्परेचर को डाउन कर दिया गया। तो फारेनहाइट के अंदर कितना चेंज आया? और आप बोल सकते हो चेंज इन फारेनहाइट ये हो जाएगा 212, और ये यहाँ से 60 प्लस 72 डिग्री। फारेनहाइट के अंदर जो चेंज है वो 72 डिग्री फारेनहाइट का चेंज है। नाउ सेल्सियस और डिग्री में जो रिलेशन होता है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 212। ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इंटू 100। ये डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में रिलेशन होता है। आप यहाँ से 140 फारेनहाइट डाल के डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, और रादर इफ यू यूज एरर एनालिसिस, हम डायरेक्टली एरर एनालिसिस के यूज करके डिग्री सेल्सियस में चेंज निकाल सकते हैं। दैट हाउ डिग्री सेल्सियस का चेंज हो जाएगा, चेंज इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा चेंज इन डिग्री फारेनहाइट, जो डिवाइड में टर्म है वो एज इट इज रहेगी, जो कि 180 है, इंटू 100। सो चेंज इन डिग्री फारेनहाइट हमारे पास 72 है, 72 बाई 180 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल होगी और ये 4 पे जाएगा, और 10 इंटू 4 आ जाता है 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो डिग्री सेल्सियस में चेंज आएगा बॉइलिंग पॉइंट टू, जहां तक ये 140 डिग्री तक लोअर किया गया टेम्परेचर, वो 40 डिग्री का होगा। और जो वाटर है डिग्री सेल्सियस में अगर वो बॉयल होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो 60 डिग्री सेल्सियस होगा, बिकॉज दोनों के बीच का चेंज जो हमने निकाला है वो 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आप इसको 212 को और 140 को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके भी जब आंसर निकालोगे तब भी 40 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। ये मेथड आपके लिए थोड़ा शॉर्टकट है और फास्टर कैलकुलेशन आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
A copper rod of length 88 centimeter and aluminium rod of unknown length have their increase in length independent of increase in their temperature. The length of aluminium rod, तो हमें aluminium rod की यहाँ पे लेंथ बतानी है. So as per mention, जो aluminium rod है उसकी लेंथ अननोन है एंड इंक्रीज इन लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ का डिफरेंस है वो दोनों के लिए कांस्टेंट है. और आप ये बोल सकते हो दैट इनिशियल लेंथ लेते हैं हम, ये है कॉपर की और ये है एल्यूमिनियम की. तो इनिशियल लेंथ का जो डिफरेंस है वो ही अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हो तो जो न्यू लेंथ होंगी उनका डिफरेंस भी उतना ही रहेगा. तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो इसको दैट ये एलसीयू को आप इधर ले आइए और एल डैश एल्यूमिनियम को इधर ले आइए. इधर आके प्लस हो जाएगा एल डैश एल्यूमिनियम माइनस एल एल्यूमिनियम इज इक्वल टू एल डैश कॉपर माइनस एल कॉपर. और ये क्या होता है डेल्टा एल और चेंज इन लेंथ. तो ये हो गया डेल्टा एल इन एल्यूमिनियम इज इक्वल टू डेल्टा एल इन कॉपर. और डेल्टा एल क्या होता है हमारे पास एल अल्फा डेल्टा टी. सो ये हो जाएगा एल एल्यूमिनियम अल्फा एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एल कॉपर अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर. ये कैंसिल हो जाता है यहाँ से और हमें एल्यूमिनियम की लेंथ निकालनी है. तो एल एल्यूमिनियम आ जाएगा एल कॉपर अल्फा कॉपर बाय अल्फा एल्यूमिनियम. वैल्यूज पुट करते हैं. कॉपर की लेंथ 88 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर में ही रखते हैं तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा. कॉपर का है हमारे पास 1.7 इंटू 10⁻⁻5 और जो हमारे पास एल्यूमिनियम है दैट इज 2.2 इंटू 10⁻⁻5. सो ये यहाँ पे दोनों 10⁻⁻5 कैंसिल हो जाएंगे. ये यहाँ पे कट करेगा तो ये 40 देगा और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आता है 68 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे. Coefficient of linear expansion of brass and steel rods are alpha 1, alpha 2. Length of brass and steel rods are L1, L2 respectively. If L2 minus L1 is maintained same at all temperatures, which of the following relation holds good? तो ये बताना है कि कौन सा रिलेशन गुड होल्ड करता है. तो अगेन लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हमें पता है कि जो L2 माइनस L1 है वो कांस्टेंट है. तो अगर दोनों कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है डेल्टा L1 इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा L2 के इक्वल होगा. और इसका मतलब होगा L1 अल्फा 1 डेल्टा T इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 डेल्टा T. तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2. सो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन. तो वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू गिवन है. फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन फॉर द राइज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन दिस टेम्परेचर विल बी. तो हमें फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बताना है कि कितना होगा और सॉरी डेंसिटी बताना है कि कितना होगा. तो हमें ये पता है दैट जो गामा होता है इट इज गिवन बाय, आप ऐसे लिख सकते हो दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी. ये हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई. यहाँ से गामा की वैल्यू बन जाएगी गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी इंटू डेल्टा टी. डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर. नाउ जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी की वैल्यू होती है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम. और यहाँ से चेंज इन डेंसिटी, अगर हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज निकालना है तो रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी हो जाएगा जो कि रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम होगा. दैट विल बी डेल्टा वी बाय वी. और यहाँ से हम डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू बनाएं अगर, तो डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू बनती है गामा डेल्टा टी. तो ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं गामा डेल्टा टी. गामा की वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻4
इंटू 40 डेल्टा टी है, तो ये हो जाता है 200 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसको लिखा जा सकता है 0.02। सो ऑप्शन जो हमारा बी है, इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 20 डिग्रीज एट 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है, 40 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हमें बताना है। तो जस्ट एज हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया, यहाँ पे हमने क्या निकाला, दैट डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। सो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। सो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। तो डेल्टा रो कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 992, इनिशियल है 998, और यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन ही लेते हैं हमेशा डिफरेंस में, तो ये हो जाएगा 6 बाय इनिशियल थी 998 इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी, टेम्परेचर का चेंज 20 टू 40 डिग्री सेल्सियस, जो कि 20 डिग्री ही होगा। सो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो गामा आ जाएगा 6 इंटू 998 इंटू 20। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो 998 है इसको हम 1000 मान सकते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 1000 इंटू 20, और ये जाएगा 10 पे, और ये जाएगा 3 पे, और ये हो जाता है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा ऑप्शन ए के साथ मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ ए स्फीयर इन एयर इज 50 ग्राम, इट्स वेट इज 40 ग्राम in liquid at temperature 20 degree Celsius. When temperature increases to 70 degree Celsius, it becomes 45 gram. Find the ratio of densities at two temperature, coefficient of expansion. So first of all हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वाला पार्ट सोल्व करते हैं और उसके बाद हम सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में ये बोला गया है वेट ऑफ द स्फीयर इज इन एयर 50 ग्राम है, तो इन एयर जो वेट होगा हम उसको mg मान के चलेंगे, जो कि हमें कितना गिवन है, 50 ग्राम गिवन है। और जो मास है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू डेंसिटी ऑफ स्फीयर इनटू ग्रेविटी, जो कि हमारे पास 50 ग्राम के इक्वल है। नाउ इट्स वेट इन 40 ग्राम इज 40 ग्राम इन लिक्विड एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और ये किसी लिक्विड के अंदर है, तो इसका वेट हो जाता है कितना, 40 ग्राम। और ये 40 ग्राम क्या है, ये है इफेक्टिव वेट। और इफेक्टिव वेट क्या होता है, इफेक्टिव वेट जो आपका होता है, जिसको आप बोल सकते हो इफेक्टिव वेट, ये होता है एक्चुअल वेट माइनस बॉयंसी। तो जो इफेक्टिव वेट है आपका 40 गिवन है और एक्चुअल वेट 50 ग्राम हमें पता है, तो यहां से बायोंसी कितनी होनी चाहिए, बायोंसी होनी चाहिए 10 ग्राम। सो एट 20 डिग्री सेल्सियस जो बायोंसी है वो हमारी 10 ग्राम है, और बायोंसी का फॉर्मूला होता है 10 ग्राम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और ये कितने पे है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट 20 डिग्री सेल्सियस इनटू जी। सिमिलरली जब टेम्परेचर इंक्रीज होकर 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो इफेक्टिव वेट बन जाता है 45 ग्राम। तो अब जो बायोंसी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 5 ग्राम की, और वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट 70 टेम्परेचर इनटू ग्रेविटी। तो ये बताना है द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट टू टेम्परेचर। तो दोनों टेम्परेचर पे डेंसिटीज का रेशियो बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2/1 इज इक्वल टू डेंसिटी एट 20 डिवाइड बाय डेंसिटी एट 70। तो हमारा रेशियो आता है 20/70 का 2:1। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है जो हमारा मैच करता है, बी गलत होगा और डी भी गलत होगा। नाउ अब हमें ये बताना है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं आपके क्यूबिकल के या लीनियर के, ये ऑल मैक्सिमम टाइम 99% टाइम सभी लेस देन 1 होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, 10⁻², 10⁻³ में होते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन 1.24 गिवन है और यहाँ पे 0.002 गिवन है।
तो यहाँ से आपको मेन बेसिक आइडिया आ जाना चाहिए कि ऑप्शन सी राइट होना चाहिए, बट हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके आपके सामने शो करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, डेंसिटीज का रेशो सोल्व करने की कोशिश करते हैं हमारे पास, कि डेंसिटीज एक दूसरे से कैसे रिलेट होती है। तो नाउ वी नो कि जो वॉल्यूम होती है, टेम्परेचर एक्सपेंड करने पे वॉल्यूम कैसे एक्सपेंड करती है, इट इज गिवन बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो अगर हमारे पास इनिशियल डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम, और हमने टेम्परेचर राइज कर दिया, तो जो नई डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, मास बाय न्यू वॉल्यूम, और न्यू वॉल्यूम की वैल्यू है 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सो यहाँ से जो रो डैश है वो इक्वल टू आती है, ये रो है हमारी ओरिजिनल वॉल्यूम और ओरिजिनल डेंसिटी डिवाइड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट रो डैश बाय रो इज इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। रो डैश क्या है, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, और रो क्या है, जब आप ओरिजिनल टेम्परेचर पे थे। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद 70 हो रहा है, और ओरिजिनल टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री था। तो रो 70 बाय रो 20 हमारा कितना है, इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और अगर हम इसको एडजस्ट करें तो ये वैल्यू हमारे पास 70 बाय 20 कितनी होगी, 70 बाय 20 हो जाएगी हाफ, और यहाँ से गामा डेल्टा टी हमारे पास आ जाता है 1, बिकॉज 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2, 1 एडजस्ट होकर इधर माइनस कर देगा, और गामा आ जाएगा 1 बाय डेल्टा टी। सो पुटिंग डेल्टा टी की वैल्यू जो हमारे पास ऑलरेडी 50 है, सो इट विल गिव अस 0.02। और अब हम कंपेयर करें अगर यहाँ पे आंसर के साथ, तो जो ऑप्शन सी है हमारा वो एग्जैक्टली मैच करता है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, the quantities of heat required to raise the temperature of two solids, copper spheres of radii R1 and R2 through 1 Kelvin, are in the ratio of। सो यहाँ पे हमें हीट रिक्वायर्ड का रेशियो निकालना है। तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है किसी भी सॉलिड के टेम्परेचर को राइज करने के लिए, दैट इज गिवन बाय डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होती है मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, वेर डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो दोनों के लिए चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन है, सो ये 1 हो जाएगा, सो इट विल बी जस्ट इक्वल टू मास टाइम्स स्पेसिफिक हीट। एंड स्पेसिफिक हीट बिकॉज दोनों कॉपर के हैं, तो दोनों के लिए स्पेसिफिक हीट भी इक्वल ही रहेगी, बट यहाँ पे रेडियस का डिफरेंस है, तो रेडियस के डिफरेंस से मीन्स जो स्फेयर है उसके अंदर मास अलग अलग होगा। तो जो मास है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम की टर्म्स में। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक हीट, और वॉल्यूम को लिखा जा सकता है 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब इंटू स्पेसिफिक हीट। सो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज डेंसिटी कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, सो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस क्यूब के। और अगर हम दोनों के लिए हीट का रेशियो निकालते हैं, सो Q1 बाय डेल्टा Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा, R1 है हमारी जो, इट इज़ 1.5 टाइम्स R2, या आप ऐसे लिख सकते हो R1 का क्यूब बाय R2 का क्यूब, और जो R1 है इट इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ R2, सो 1.5 इंटू R2 का क्यूब इज डिवाइड बाय R2 का क्यूब। तो R2 का क्यूब तो R2 क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, और जब 1.5 का हम क्यूब करेंगे, सो इसको ऐसा हम ऐसे लिख सकते हैं 15/10 का क्यूब, और ये देगा 3 और ये देगा 2। 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27, और 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज, तो यहाँ पे थर्मल कैपेसिटी बोला गया है, थर्मल कैपेसिटी होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है। सो और स्पेसिफिक हीट गिवन है, स्पेसिफिक हीट गिवन है 0.4 कैलोरी ग्राम केल्विन, और इससे हमें थर्मल कैपेसिटी बनानी है। तो थर्मल कैपेसिटी होती है जस्ट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे डेल्टा क्या हो जाएगा, मास है हमारे पास 40 ग्राम इंटू सी स्पेसिफिक हीट, यानी ये मेंशन है
इट इज़ 0.2 और इसको हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं। और थर्मल कैपेसिटी में भी आप 1 डिग्री का राइज करते हैं, सो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट करोगे, ये पॉइंट हट गया था, इसको 10 से डिवाइड करके तो हमारे पास आ जाती है, ये आ जाती है 8 कैलोरी। और 8 कैलोरी हमारे पास ये पर ग्राम है। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल पर ग्राम में। सो क्या कर सकते हैं हम, 8 को 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज एक कैलोरी में 4.2 जूल्स होते हैं, तो ये बन जाएगी जूल पर ग्राम। और ये देते हैं आप 32 और इंटू 0.2 है 1.6, 33.6 जूल केल्विन पर ग्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और सॉरी, ग्राम हट जाएगा यहाँ पे, वाई, बिकॉज हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ग्राम नहीं आएगा। तो 33.6 जूल पर केल्विन आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a piece of ice falls from height h so that it melts completely. Only 1/4 of heat produced is absorbed by the ice and all energy of ice gets converted into heat during the fall. The value of h, यहाँ पे वैल्यू ऑफ h बताना है हमें कि कितनी हाइट से हम उसको ड्रॉप करें कि पूरी पूरी जो आइस है वो मेल्ट हो जाए। नाउ इफ यू अज्यूम कि जो आपका आइस का पीस है, जो आइस है उसका मास हमारे पास m है और वो ग्राउंड से h हाइट पे है, तो ये बोला गया है कि उसकी एनर्जी का 1/4 पार्ट ही उसको मेल्ट करने के काम आता है। तो जो आइस का ये पीस है जो h हाइट के है, इसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी mgh के इक्वल, और इसका ओनली 1/4 पार्ट ही इसको मेल्ट करने के काम आता है। तो इसका 1/4 पार्ट हो गया mgh/4 और इक्वल टू होना चाहिए मास टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ द आइस, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज के बारे में कुछ नहीं बोला गया, सो हम ओनली यहाँ पे लेटेंट हीट का कंसेप्ट लेंगे। सो मास टाइम्स लेटेंट हीट, सो एल से एम से एम कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, और जो हाइट की वैल्यू आ जाती है इट इज़ 4L/GH। लेटेंट हीट की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी मेंशन 3.4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू है 10, और हाइट की वैल्यू, सॉरी हमने क्या मिस कर दिया, वो ओनली यहाँ पे जी ही आएगा, 4L/G आता है। सो ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁴, और ये आता है मीटर में। अगर किलोमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 10 किलोमीटर, और ये हो जाता है 136 किलोमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If 1 gram of steam is mixed with 1 gram of ice, the resultant temperature of the mixture, तो हमें ये बताना है कि दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 1 ग्राम स्टीम है और साथ में हमारे पास क्या है, 1 ग्राम आइस है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि जो स्टीम है आपकी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी और जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी। तो जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो बीच में एक टेम्परेचर मिल जाता है हमें T फाइनल, ओके। बिकॉज जो आपके टेम्परेचर है यहाँ पे देखिए, अगर आप आंसर देखते हो तो जो ऑप्शंस देखोगे वहाँ पे आपके पास जो 270 डिग्री सेल्सियस है ये फिजिबल ऑप्शन नहीं है, बिकॉज जो आपका फाइनल आंसर होगा वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, या तो 0 होगा या 100 होगा, या इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है जो हमारे, इनमें कोई भी सही नहीं होगा। हमारा ऑप्शन ओनली सी और डी सही हो सकता है। दैट्स वाई हम जो टी एफ है उसको फाइनल एक टेम्परेचर मान लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होगी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर टी एफ है और वो कहीं बीच में दोनों के लाई करता है। तो जो आपकी आइस है वो क्या होती है, मेल्ट होके वाटर बनेगी और फिर उस वाटर के पास कोई ना कोई टेम्परेचर होगा जो कि टी एफ होगा। और सिमिलरली ये तो आइस से वाटर तक जाने की प्रोसेस है, और जो आपकी स्टीम है, स्टीम आपकी कंडेंस हो जाएगी और क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी, और फिर उस वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा अप टू टी एफ। तो यहाँ पे जो आइस है
आइस ने हीट को गेन किया और जो स्टीम है लूजेस हीट, स्टीम ने हीट को लूज किया। तो दिस इज द फर्स्ट वन प्रोसेस जहां पे आप हीट गेन और हीट लूज के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट ये क्वेश्चन फिर आपके लिए सॉल्व करना और भी ट्रिकी हो जाता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपको पता नहीं कि फेस चेंज किस में पहले होगा, यहाँ पे फेस चेंज पहले होगा या यहाँ पे होगा, या दोनों में होगा या दोनों में नहीं होगा। सो इससे बेटर है कि हम इसको बेस टेम्परेचर के बेसिस पे सोल्व करते हैं। बेस टेम्परेचर में आपको क्या करना है, हम इसको क्लियर कर देते हैं, यहीं पे क्लियर कर देते हैं और बेस टेम्परेचर से सोल्व करते हैं। सो बेस टेम्परेचर में क्या होगा, आपके पास 1 ग्राम स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस और प्लस आपके पास 1 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो स्टीम है आप इसको रिड्यूस कर लोगे आइस में। अगर आपको 1 ग्राम स्टीम बनानी है तो हम क्या करते हैं, 1 ग्राम आइस से स्टार्ट करते हैं जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अगर हमें इसको 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करना है तो हम इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 ग्राम हम इसको वाटर में कन्वर्ट करेंगे जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और फिर हम इसको 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करेंगे जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और फिर हम इसको 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करेंगे जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो जब आप आइस टू वाटर जाओगे तो आपके पास लेटेंट हीट आएगी और उसका अमाउंट हो जाएगा मास इनटू लेटेंट हीट, प्लस जब आप 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे तो आपके पास जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी एम सी स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, जो कि है यहाँ पे 100 है टेम्परेचर का डिफरेंस, प्लस ये था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब आप 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस जाओगे तो आपके पास होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि होगा मास टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि LV। मास यहाँ पे हर जगह पे 1 ग्राम है, सो इसको हम जो कैलकुलेशंस है हम ग्राम के हिसाब से ही करेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा LF प्लस 100C प्लस LV, बिकॉज M की वैल्यू हमने 1 ग्राम पुट कर दी। सो जो इनिशियली आपके पास 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस था, 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको आप क्या लिख सकते हो, 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस ये जितनी हीट है हमने स्टीम को ब्रेक कर दिया आइस में, और प्लस जो हमारे पास सिस्टम की हीट है। सो ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है जो कि 80 कैलोरी पर ग्राम होती है वाटर के लिए, स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है अराउंड 540 कैलोरी पर ग्राम। सो ये हमारे पास टोटल हो जाता है 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 640 प्लस 80 720 कैलोरी ऑफ हीट। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि हमारे पास 1 ग्राम आइस ऑलरेडी था, जो हमने स्टीम थी हमने उसको भी आइस में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास टोटल में हो जाता है 1 + 1 2 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे और प्लस 720 कैलोरी है। अब हम इस हीट का यूज करेंगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, और फिर देखते हैं कि कितने टेम्परेचर तक हम जा पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 ग्राम आइस एट जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है उससे जाएंगे हम 2 ग्राम वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और यहाँ पे हीट लगेगी लेटेंट हीट जो कि होगी मास टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और वो कितने के इक्वल होगी, मास यहाँ पे 2 ग्राम है, लेटेंट हीट 80 होती है, तो यहाँ पे 160 जूल है जो हमारी यूज हो जाएगी। अब हम इस 2 ग्राम वाटर से क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। सो सपोज हम 2 ग्राम वाटर टेम्परेचर चला जाता है टी फाइनल, हमें नहीं पता टी फाइनल कितना है, बट हमें ये पता है कि हमारे पास यहाँ पे हीट कितनी अवेलेबल होगी ये टेम्परेचर राइज करने के लिए। हीट कितनी अवेलेबल होगी, 720 - 160।
सो 760 माइनस 720 माइनस 160 होगा 620, और ये हो जाएगा 620 520। सो हमारे पास 520 कैलोरी हीट अवेलेबल होगी। तो 520 कैलोरी हीट के साथ अगर हम 2 ग्राम वाटर का टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं तो हम कितना चेंज कर सकते हैं? 520 इज इक्वल टू 2, स्पेसिफिक हीट होती है 1 इंटू डेल्टा टी। तो अगर आप यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके अराउंड ये 260 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वाटर का टेम्परेचर आप 100 डिग्री सेल्सियस तक ही रेज कर सकते हो, उसके बाद वो वेपर बन जाएगा। मीन्स ये जो हीट है ये सफिशिएंट है वाटर का टेम्परेचर कहाँ तक लेके जाने में? 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाने में। तो अब हम ये देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाने में कितना हीट लगती है। तो अगर हम यहाँ पे 100 डाल दें, यहाँ से हम क्यू बनाते हैं और यहाँ पे हम 100 कर देते हैं, तो हमें जस्ट कितना रिक्वायर्ड होगी? जो हीट रिक्वायर्ड है जस्ट इज 200 कैलोरी। तो हमारे पास 520 अवेलेबल थी, उसमें से 200 हमने यूज कर ली कहाँ तक जाने में? 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने में। और उसके बाद जो रिमेनिंग हीट है वो वेपर बनाने में कन्वर्ट हो जाएगी, और वेपर बनने के बाद भी वाटर का फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन में जो पूछा गया रिजल्टेंट टेम्परेचर वो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। दैट्स हाउ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, given are the two statements, one is labeled as assertion and another is given as reason. House made of concrete roof overlaid with foam keep the room hotter during the summer. The layer of foam insulation prohibits heat transfer as it contains in air pocket. In the light of above choose the correct statement। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो बोला गया है फर्स्ट कि उसके ऊपर आपने फोम डाल दी, एक हाउस है उसके ऊपर आपने फोम डाल दी, और फोम डालने से क्या हो गया? जो रूम है वो होटर है ड्यूरिंग द समर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। व्हाई? बिकॉज जो फोम है, फोम के अंदर क्या होती है? एयर ट्रैप्ड होती है, और जो एयर है वो किसका काम करती है? इंसुलेटर का काम करती है। इसका मतलब क्या है कि जब समर्स होंगी, सपोज कीजिए रूफ के ऊपर हमने फोम डाली हुई है, समर में बाहर से हीट आती है, तो जब बाहर से हीट आएगी तो ये जो फोम है ये उसको अंदर नहीं जाने देगी और अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देगी। तो वो अंदर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगी, ना कि उसको हॉट रखेगी। सो इट डिपेंड्स, अगर अंदर का टेम्परेचर कम है तो कम रहेगा, अंदर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा रहेगा, बट आप ये नहीं बोल सकते कि वो हॉट रहेगा। सो जो असर्शन ए है वो गलत है। और जो सेकंड है रीजन, लेयर ऑफ फोम इंसुलेशन प्रोहिबिट हीट ट्रांसफर एज इज कंटेन्स एयर पॉकेट, तो ये रीजन ठीक है पर असर्शन गलत है। सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, so two rods A and B of different material are welded together as shown in the figure. The thermal conductivities are K1 K2. थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपोजिट हमें यहाँ पे ये बतानी है कि थर्मल कंपोजिट की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी। सो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे जो थिकनेस D गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 गिवन है, टेम्परेचर का डिफरेंस T1 एंड T2 गिवन है, तो हम ये मानते हैं कि एरिया इक्वल है, बिकॉज हमें कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए। सो अज्यूम एरिया इज इक्वल, हमने एरिया को इक्वल मान लिया। तो जो हीट ट्रांसफर हो रही होगी T1 से T2 तक हीट ट्रांसफर हो रही होगी, तो उसके पास दो पाथ होंगे हीट को ट्रांसफर होने के लिए। पहला पाथ होगा कि वो K1 के थ्रू जाए और दूसरा पाथ होगा कि वो K2 के थ्रू जाए। सो जो हमारी टोटल हीट का फ्लो होगा dQ/dt, जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा? dQ/dt थ्रू जो K1 वाला पार्ट है प्लस dQ/dt जो हमारा K2 वाला पार्ट है। सो टोटल को लिख लेते हैं K टोटल इंटू एरिया। अब जब आप टोटल एरिया ले रहे होगे तो अगर आपने सिंगल प्लेट का एरिया A माना है तो दोनों प्लेट का कंबाइंड एरिया हमारे पास 2A हो जाएगा, और टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ पे आएगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 बाय लेंथ जो कि D है, इक्वल्स टू
K1 इंटू ए T1 माइनस T2 बाय लेंथ D प्लस K2 एरिया A T1 माइनस T2 बाय लेंथ D। सो ये T1 वाला और ये D वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से A भी कैंसिल किया जा सकता है और 2 डिवाइड में आ जाएगा। सो जो K टोटल आ जाएगा कंबाइंड फॉर्म में K आएगा K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2। सो जो ऑप्शन यहाँ पे A है हमारा, ये आंसर के साथ मैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two metal rods 1 and 2 of same length have same temperature difference between their ends. Their thermal conductivity is K1 and K2 and cross sectional area A1 and A2 respectively. The rate of heat conduction is of 1 is 4 times that of 2. Then सो रेट ऑफ जो हीट कंडक्शन है उसके लिए हमें अगेन जो हमने प्रीवियस हमारा जो क्वेश्चन था उसमें सोल्व किया। रेट ऑफ हीट कंडक्शन होता है डी क्यू बाई डी टी, और ये हमारा हो गया फर्स्ट रोड के लिए, और ये बोला गया है इट इज 4 टाइम्स ऑफ सेकेंड। सो 4 टाइम्स ऑफ डी क्यू बाई डी टी ऑफ सेकेंड रोड, और डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला होता है के एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी बाय जो लेंथ ऑफ रोड है। सो सेम लेंथ है एंड सेम टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है, तो ये वाला पार्ट तो आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो जाएगा। सो पहले के लिए होगा K1 है, एरिया A1 है, और यहाँ पे डेल्टा टी बाय डेल्टा एल। दूसरे के लिए 4 टाइम्स K2 इंटू A2 इंटू डेल्टा टी बाय डेल्टा एल, और बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस और लेंथ दोनों की सेम है, सो यहाँ से आ जाता है आंसर में K1 A1 इज इक्वल टू 4 K2 A2, और जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बचता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो ए स्लैब ऑफ स्टोन ऑफ एरिया 0.36 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 0.1 मीटर is exposed to lower surface to steam at 100 डिग्री सेल्सियस। सो एरिया गिवन है 0.36 मीटर स्क्वायर, थिकनेस गिवन है 0.1 मीटर, exposed on a lower surface to steam at 100 degree Celsius. A block of ice rests on the upper surface of the slab. In 1 hour 48 kg of ice is melted. Thermal conductivity of the slab हमें यहाँ पे बतानी है। तो ये बोला गया है कि 1 आवर में कितनी आइस मेल्ट हो जाती है, 4.8 kg आइस मेल्ट हो जाती है। अब अगर आपको 4.8 kg आइस मेल्ट करनी है तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट। मास इज 4.8 kg और लेटेंट हीट ऑफ आइस यहाँ पे गिवन है पर केजी के लिए 3.36 इंटू 10⁵ तो इतनी जूल आपको हीट देनी पड़ेगी, और ये कितने टाइम में दे रहे हैं आप, 1 आवर में दे रहे हो, यानी कि जो हीट सप्लाइड है पर सेकंड वो क्या हो जाएगी 4.8 इंटू 3.36 इंटू 10⁵। ये 1 घंटे की थी तो इसको हम 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास डी क्यू बाई डी टी। और जो स्लैब है हमारे पास, स्लैब के लिए डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस। अब जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, नीचे से आपने उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है और ऊपर आइस मेल्ट हो रही है, यानी कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। सो टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया 100, और जो थिकनेस है वो ऑलरेडी गिवन है 0.1। एरिया हमें पता है तो ये वैल्यूज हम इक्वेट करके के की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो के विल बी 0.1 उधर चला जाएगा ऊपर, 4.8 इंटू 3.36 इंटू 10⁵ इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एरिया जो कि था 0.36 इंटू 3600, और जब इनको कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आता है इट इज कम आउट टू बी 1.24 जूल पर मीटर पर सेकंड पर, ये जो भी आता है ये हमारा जो यूनिट्स है यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ हमारा आंसर
मैच होगा। आगे बढ़ते हैं। A slender metallic rod in thermal contact with two reservoir of heat at its two end conduct an amount Q heat in time t. Metallic rod is melted and the material is formed into rod of half the radius of the original rod. What is the amount of heat conducted by the new rod when placed in thermal contact with two reservoir in the time t? सो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टिव बनानी है और जो कि टी टाइम के लिए हमें बताना है। सो बेसिकली हमारे पास जो ऑलरेडी फॉर्मूला है जो हीट कंडक्शन का या हीट करंट का, जिसको डी क्यू बाई डी टी बोलते हैं, ये हमारे पास है के एरिया इंटू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एल। थे के थर्मल कंडक्टिविटी, ए एरिया, डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर और डेल्टा एल इज लेंथ। सो अब आपके पास इनिशियली एक रोड थी जो कि क्यू हीट कंडक्ट करती थी और आपने उसको मेल्ट करके कितना बना दिया, उसकी रेडियस को हाफ कर दिया। तो जो रोड की वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ रोड इज कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है उसकी, तो यानी कि एरिया इंटू इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू फाइनल एरिया इंटू फाइनल लेंथ। इनिशियल एरिया इनिशियल लेंथ, फाइनल एरिया फाइनल लेंथ। अब इनिशियल एरिया था पाई आर स्क्वायर इंटू एल आई और फाइनल एरिया है पाई, रेडियस को हाफ कर दिया गया, तो अब ये हो जाता है आर स्क्वायर बाय 4 इंटू एल फाइनल। सो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल और यहाँ से फाइनल लेंथ आ जाती है 4 टाइम्स L1। सो अगर हम यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालें या ओनली क्यू की वैल्यू बनाएं, तो क्यू होता है के ए चेंज इन टेम्परेचर बाय लेंथ इनटू टाइम। तो ये था इनिशियल अमाउंट ऑफ हीट जो वो रोड कंडक्ट कर रही थी, इसको आप इनिशियल बोल सकते हो। फाइनल पे अगर हम आए तो थर्मल कंडक्टिविटी एज इट इज रहेगी। एरिया क्या हो गया है, पहले एरिया था पाई आर स्क्वायर और अब एरिया हो गया है पाई आर स्क्वायर बाय 4, बिकॉज रेडियस हाफ हो गई है तो जो कंडक्टिविटी है वो एरिया 1/4 डिक्रीज हो गया। सो जो एरिया है वो a बाय 4 हो गया इंटू डेल्टा एल, चेंज इन टेम्परेचर सेम है और टाइम भी सेम ही गिवन है, और जो फाइनल लेंथ है हमारी वो क्या हो गई है, 4 टाइम्स हो गई है। सो यहाँ से आप देख सकते हो जो क्यू फाइनल होगा इट विल बी 4 इंटू 4 16 इंटू के ए डेल्टा एल टी, और ये सॉरी यहाँ पे एल भी है साथ में, 4 टाइम्स इनिशियल लेंथ है, तो ये हो जाएगा क्यू फाइनल इज 1/16 टाइम्स क्यू इनिशियल। सो अगर कंपेयर करें तो जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रोड्स given radius r and length l, each made of same material and whose ends are maintained at same temperature will conduct most heat? तो ये बताना है कि सबसे ज्यादा हीट कौन कंडक्ट करेगा। सो हीट कंडक्शन का जो रेट होता है डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स एरिया टाइम्स इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा बोल सकते हो बाय जो मटेरियल की लेंथ है। तो हीट कंडक्शन के लिए अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट कंडक्ट होगी और लेंथ कम है तो ज़्यादा हीट कंडक्ट होगी। सो अगर हम पहले के लिए देखें, जो फर्स्ट है हमारे लिए जहाँ पे रेडियस आर नोड है और लेंथ एल नोड है, तो पहले वाले के लिए जो हीट ऑफ कंडक्शन है यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया बाय लेंथ। तो जो पहले वाला है उसके लिए एरिया होगा पाई आर नोड स्क्वायर डिवाइड बाय एल, ये बन जाएगी टर्म। दूसरे के लिए अगर हम देखते हैं तो ये टर्म बनेगी पाई, रेडियस 2r है, सो ये बन जाती है 4r नोड स्क्वायर बाय एल। तो ये देखिए ये 4 टाइम्स हो जाता है इसका, यानी दूसरा वाला पहले से ज़्यादा हीट कंडक्ट करेगा। अगर हम थर्ड पे देखें तो ये हो जाएगा पाई आर नोड स्क्वायर बाय लेंथ 2l है, तो ये तो फर्स्ट का हाफ ही कंडक्ट करेगा। और अगर फोर्थ देखते हैं तो ये हो जाता है पाई 4r नोड स्क्वायर
डिवाइडेड बाय जो 2L है, 2L का यहाँ पे आएगा 2L नोड, सो ये हो जाएगा पहले वाले का ट्वाइस। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये फर्स्ट ऑप्शन का 4 टाइम्स हीट कंडक्ट करता है, तो यही मैक्सिमम हीट कंडक्ट करेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड विद दिस हमारे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। होपफुली जो हमने कवर किया यहाँ पे वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा, नॉलेज इंप्रूव करने वाला रहा होगा। अगेन अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या आपके सजेशंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ पॉसिबल डू मेक सम डोनेशन, इट हेल्प्स अ लॉट टू कीप दिस वीडियो सीरीज ऑन गोइंग। सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड keep on sharing, keep on watching, keep on subscribing, keep on donating, and we will meet in next video.